फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने पिछली कई क्लासेस से जो भूगोल में अलग अलग विचारधाराएं हैं उनको डिस्कस किया है। तो देखिए, वैसे आदर्शवाद है, प्रत्यक्षवाद है, अतिवाद है, इस तरह की कई सारी विचारधाराओं को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो कुछ अब विचारधाराएं बची हैं, जिसमें से एक है व्यवहारिकतावाद, यानी बिहेवियरलिज्म इन ज्योग्राफी। तो इस विचारधारा को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है आचार परक भूगोल, कहीं कहीं पर आपको ये मिलेगा व्यवहारिकतावाद। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं जाना है, चाहे आचार परक आए चाहे आचरणवाद आए। आप इंग्लिश शब्द देख लीजिए, बिहेवियरल ज्योग्राफी अगर शब्द आया है तो आप समझ जाइए इसी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो देखिए, आचार परक भूगोल आचरणवाद यानी बिहेवियरलिज्म पर आधारित है। तो जो हमारी बिहेवियरल ज्योग्राफी है वो बिहेवियरलिज्म की फिलॉसफी पे आधारित है। देखिए, एक समय पर जो मनोविज्ञान है उसमें पावलाव है, स्किनर है, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने प्रयोग किए। यानी कि एक समय ऐसा था जब साइकोलॉजी की फील्ड में जो बिहेवियर है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोध हो रहे थे। तो इसका प्रभाव हमारे भूगोल विषय पर भी आया। तो जो बिहेवियरलिज्म है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसको ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आचरणवाद से तात्पर्य मानव के मन व विचार के संदर्भ में मानव का पर्यावरण के साथ संबंध व व्यवहार से होता है। तो आचरणवाद का मतलब क्या है कि मनुष्य का जो मन है, जो विचार है, और इस संदर्भ में यानी कि इसी कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह का हमारा मन है, जिस तरह का हमारा विचार है, उसके आधार पे हमारा पर्यावरण के साथ किस तरह का संबंध है, किस तरह से हम एक विशेष पर्यावरण में व्यवहार करते हैं, इन सभी चीजों पर आचरणवाद जो है जोर देता है। एक एग्जाम्पल से बता देता हूं। देखिए, मान लीजिए एक पूंजीवादी व्यक्ति है। वो हो सकता है कि नदी को, जंगल को रिसोर्स की तरह देखे, जिसके बारे में वो सोचे इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा लो। दूसरी तरफ एक जनजातीय समुदाय है जो हो सकता है इसको अपने परिवार के हिस्से के रूप में देखे और इसको एक्सप्लॉइट करने के बारे में कभी सोचे भी ना, चाहे जितना लाभ हो सकता है। यानी कि जो बिहेवियर है वो मनुष्य एक निश्चित पर्यावरण में, जिसे हम लोग जंगल कह रहे हैं, नदी कह रहे हैं, तो इस निश्चित पर्यावरण में मनुष्य का जो बिहेवियर है वो उसके मन, उसके विचार से प्रभावित हो रहा है। तो मनुष्य एक निश्चित पर्यावरण में कैसे बिहेव करता है, इसको समझने के लिए जब मनुष्य के मन, मनुष्य के विचार को समझा जाता है तो हम लोग आचरणवाद की दिशा में जा रहे होते हैं। तो मानव जिस ढंग से आचरण करता है, पर्यावरण जिसमें वो निवास करता है उसके ज्ञान द्वारा ही प्रभावित होता है। तो हम लोग किस तरह का आचरण करेंगे, यानी कि किसी गिवन सिचुएशन में हम लोग किस तरह से बिहेव करेंगे, हम पर्यावरण जिसमें निवास करते हैं ये उस चीज से डिसाइड होगा, और इसके साथ ही हमारे पास कितनी नॉलेज है इसके आधार पे भी डिसाइड होगा। जैसे कि एक व्यक्ति मान लीजिए जंगल में फंस जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पर्यावरण का ज्ञान नहीं है। दूसरा व्यक्ति जंगल से आराम से निकल आता है क्योंकि उसको पर्यावरण का ज्ञान है। तो यानी कि मनुष्य का जो पर्यावरण का ज्ञान है वो मनुष्य के बिहेवियर को प्रभावित करता है। वास्तव में ज्ञान व आचरण का घनिष्ठ संबंध है। बहुत ही देखिए सिंपल बात है, अगर आप कोई इसमें ज़्यादा फिलॉसफी में ना जाएं तो भी जो आपको नॉलेज होती है उसी के हिसाब से आप बिहेवियर अपना दिखाते हैं समाज में। तो मानव ने अपने ज्ञान द्वारा पर्यावरण का अलग अलग तरह से प्रयोग किया है। कहीं पे मनुष्य खेती कर रहा है तो कहीं पर उसी भूमि पर पशु चराए जा रहे हैं। यानी कि भूमि एक जैसी है, लेकिन एक समुदाय के लोग खेती कर रहे हैं, दूसरे समुदाय के लोग उसके ऊपर कृषि कर रहे पशुओं को चरा रहे हैं, और तीसरे समुदाय के लोगों ने वहां पर उद्योग लगा दिए। तो मनुष्य की जैसी नॉलेज होगी वैसा ही मनुष्य बिहेव करेगा किसी इन्वायरमेंट में। वर्तमान में कृषि भूमि की उत्पादकता में कमी, वन क्षेत्रों में जो कमी आ रही है, इसके साथ ही जो पर्यावरण लगातार डिग्रेड होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, नगरीय जीवन की गुणवत्ता में जो गिरावट आ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या जो प्रवास करके नगरों में बस रही है, और जो नगरों का वृहद आकार होता जा रहा है, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, लगातार बढ़ते जो जा रहे हैं, इन सभी घटनाओं के पीछे मनुष्य की सोच का ही परिणाम है ये घटनाएं। यानी मनुष्य की जो सोच है उसी की वजह से पर्यावरण खराब हो रहा है। अगर भूमि की उत्पादकता कमी हो रही है, में कमी आ रही है, तो यहाँ भी मनुष्य की सोच ही उत्तरदायी है।
अब देखिए इसके कई सारे उदाहरण दिए गए हैं, तो ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप इन उदाहरणों को पढ़ सकते हैं, आपके लिए ये यूजफुल रहेंगे। लेकिन जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी है कि एक ही संसाधन का अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं बेस्ड अपॉन देयर नॉलेज। तो स्पष्ट है कि प्रत्येक भौगोलिक प्रतिरूप की स्थापना और विकास से संबंधित मानव समुदाय के चिंतन एवं व्यवहार का योगदान होता है। यानी कोई भी जो ज्योग्राफिकल पैटर्न सामने आया है, कोई भी जो डेवलपमेंट हुआ है ज्योग्राफिकल पैटर्न का, चाहे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, चाहे नगरों का डेवलपमेंट, इसके पीछे मनुष्य समुदाय का जो चिंतन और व्यवहार है वो बहुत ज्यादा योगदान देता है। वास्तव में मानव चिंतन प्रधान एवं भावना युक्त प्राणी है। तो मनुष्य चिंतन करता है, इसीलिए मनुष्य जानवरों से अलग है और हमारे अंदर भावनाएं होती हैं। तो हमारे जो निर्णय हैं आर्थिक और सामाजिक संदर्भ में उत्तम और तर्कसंगत हमेशा नहीं होते। देखिए आप खुद अपने एक्सपीरियंस से जानते होंगे कि कई बार जब आप डिसीजन लेते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी भावनाएं बीच में आ जाती हैं। तो मनुष्य के जो निर्णय हैं कई बार आर्थिक और सामाजिक संदर्भ में एकदम सही नहीं होते हैं। मानव हमेशा ऐसे निर्णय लेता है जो उसकी दृष्टि में सही उसे लगते हैं। तो मनुष्य हमेशा वही करता है जो उसको लगता है कि उसके लिए सही है। लेकिन कई बार देखा जाता है लॉन्ग टर्म में वो खुद उसके लिए या दूसरे के लिए उतने सही नहीं होते हैं। जैसे कि एक समय पर प्लास्टिक का यूज सही लगा, लेकिन क्या आज हम प्लास्टिक के उपयोग को सही मान सकते हैं? तो यानी कि मनुष्य अपने हिसाब से बेस्ट डिसीजन लेता है, पर जरूरी नहीं है कि वो डिसीजन सही ही हो। तो मकानों का निर्माण, बस्तियों की स्थापना, बाजार केंद्रों का विकास, हर चीज पर मनुष्य के जो चिंतन है इसका स्पष्ट प्रभाव होता है। यानी कि जो भी सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन आपको करना है, जिस भी कल्चरल लैंडस्केप का अध्ययन आपको करना है, सांस्कृतिक भूदृश्य क्या है, कहाँ पर इंडस्ट्री है, कहाँ पर बस्तियां हैं, कहाँ पर कृषि हो रही है, इन सभी का जब आपको अध्ययन करना है तो इसमें मनुष्य के व्यवहार को, यानी मनुष्य किस तरह से बिहेव करता है, इसके ऊपर आपको ज्यादा बल देना होगा। तो देखिए एक बात आती है आचार परक भूगोल का अर्थ क्या है। तो इसको बहुत ही सिंपली एक लाइन में हम लोग समझ लेते हैं कि जब भूगोल में, यहाँ पर देखिए भूगोल में क्षेत्रीय प्रतिरूपों का मानव के आचार विचार व्यवहार के संदर्भ में विश्लेषण किया जाता है, तो इसी को बिहेवियरल ज्योग्राफी कहते हैं। बाकी चीजें आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन इसका जो क्रक्स है, जो इसका मेन पार्ट है वो यही है कि कोई भी जो क्षेत्रीय प्रतिरूप है, यानी किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में जो भी पैटर्न आपको दिख रहा है, चाहे बस्तियों का पैटर्न हो या फिर आपकी इंडस्ट्रीज का पैटर्न हो, इसकी व्याख्या करते समय जब आप मनुष्य के आचार विचार का ध्यान रखते हैं, मनुष्य के बिहेवियर का ध्यान रखते हैं, तो इसी को बिहेवियरल ज्योग्राफी कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि बिहेवियरल ज्योग्राफी के बेसिक प्रीमिसेस क्या हैं, यानी कि आचरण भूगोल के मुख्य लक्षण क्या हैं। तो देखिए पहली बात कही गई कि पर्यावरण का दोहरा रूप होता है। एक उद्देश्यात्मक पर्यावरण होता है यानी ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट, और दूसरा होता है बिहेवियरल इन्वायरमेंट। देखिए जो आपका ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट है इसमें ये आपका कहीं ना कहीं रियलिज्म से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो रियलिज्म की विचारधारा है वो जिस तरह से इन्वायरमेंट को देखती है। दूसरी तरफ आपका जो बिहेवियरल इन्वायरमेंट है तो आचार परक पर्यावरण के प्रभाव को परखने का अप्रत्यक्ष रूप है, यानी कि इन्वायरमेंट मनुष्य के डिसीजन को किस तरह से प्रभावित करता है, इसको समझने का एक इनडायरेक्ट मेथड है आपका बिहेवियरल इन्वायरमेंट। तो यानी कि मानव के निर्णय लेने और क्रिया करने को किस तरह से पर्यावरण प्रभावित करता है, पर्यावरण का क्या प्रभाव होता है, इस चीज को समझने का एक इनडायरेक्ट मेथड हो गया आपका बिहेवियरल इन्वायरमेंट। तो एक चीज ये इसके सामने रखी गई, या कह लीजिए जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है इसने इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंट में और दूसरा बिहेवियरल इन्वायरमेंट में, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट जो आपके बिहेवियर के ऊपर प्रभाव डालता है। इसके साथ ही कहा गया कि व्यक्ति विशेष अपने भौतिक और सामाजिक पर्यावरण का रूप निर्धारण करता है, यानी कि जो मनुष्य है वो पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन करता है और इसके आधार पर डिसाइड करता है कि उसका भौतिक और सामाजिक पर्यावरण कैसा होगा। जैसे कि उस मनुष्य के भौतिक पर्यावरण में इंडस्ट्रीज होंगी या कृषि ज़्यादा होगी, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा या कम होगा, बड़े बड़े पार्क होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें मनुष्य डिसाइड करता है। सामाजिक पर्यावरण कैसा होगा ये भी मनुष्य खुद अपनी सोच, अपने विचारों के द्वारा डिसाइड करता है।
इसके साथ ही यहाँ पर सामाजिक समूह से ज़्यादा व्यक्ति विशेष को महत्व दिया जाता है, यानी एक इंडिविजुअल व्यक्ति किस तरह से बिहेव करता है इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बिहेवियरल ज्योग्राफी में मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि बहुत सारी अलग अलग अप्रोचेस को लेकर के अपने साथ चलता है। इसमें कहा जाता है कि मनुष्य अपने हिसाब से जो निर्णय लेता है वो उसके लिए लॉजिकल ही होते हैं, भले ही गलत निकल जाएं, लेकिन जो निर्णय लेता है वो मनुष्य इसीलिए लेता है कि उसको जो इन्वायरमेंट है उसमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। जैसे कि आप अपनी ज़मीन पर हो सकता है कोई और कृषि करें तो ज़्यादा पैसा कमा सकें, लेकिन अपने हिसाब से आप जो कृषि कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट होती है, आपको लगता है आप सबसे ज़्यादा लॉजिकल काम कर रहे हैं और इस काम को करने से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर कहा गया जोखिम हमेशा रहेगा, यानी रिस्क और अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य का डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी। किसी स्थान पर इंडस्ट्रीज को लगाना सही भी हो सकता है, गलत भी। नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर जाकर के डेवलपमेंट के कार्य करना सही भी हो सकता है, गलत भी। तो इसलिए यहाँ पर मनुष्य के जो काम है उसमें रिस्क हमेशा रहेगा। अब देखिए जो बिहेवियरल अप्रोच है, यानी कि ये ज्योग्राफी में जो बिहेवियरल अप्रोच आई, इसका क्या प्रभाव ज्योग्राफी के ऊपर पड़ा इसको समझते हैं। तो देखिए पहली बात है, इसने मानव भूगोल पर अपना प्रभाव उस समय बढ़ाया है जब वैज्ञानिक उपागम का महत्व बढ़ रहा है, यानी कि जो साइंटिफिक अप्रोच है जब वो हावी होती जा रही है, मनुष्य को एक बार फिर से जब ऑब्जेक्टिव की तरह देखा जा रहा है, यानी कि मनुष्य को एक बार फिर से वस्तु, मशीन या रोबोट की तरह जब देखा जा रहा है, उस समय जो आपकी बिहेवियरल ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं मनुष्य का जो डिसीजन है, मनुष्य के जो विचार है उसको समझने पर जोर देती है। तो आचार परक भूगोल में इस बात को फिर से स्वीकृत करवा दिया कि मनुष्य की विशेष भूमिका है, जो भी भौगोलिक प्रक्रियाएं हो रही हैं उसमें मनुष्य इंपॉर्टेंट है। इसने मानव पर्यावरण के परस्पर संबंधों के पुनर्मूल्यांकन की ओर ध्यान आकर्षित किया, यानी कि मनुष्य और पर्यावरण के रिलेशन को, मैन इन्वायरमेंट रिलेशन को कैसे देखा जाए, इस पर इसने एक बार फिर से चर्चा को स्टार्ट कराया। तो इसने कहा मनुष्य जो है पर्यावरण को रूप देता है, यानी प्रतिक्रिया करता है। आप कह सकते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं उसको कहीं ना कहीं आप चेंज करते हैं। मैन इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है वो गतिशील होता है, यानी मनुष्य लगातार इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है और बदले में इन्वायरमेंट मनुष्य को प्रभावित करता है। और मानव को समाज से प्रेरणा मिलती है, उसके निर्णय और कार्यकलाप उसके ज्ञान और व्यवहार पर आधारित होते हैं। देखिए क्या है, जब तक हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि तब हमें ऐसा कोई अनुमान नहीं था कि इस तरह की भी व्यवस्था स्थापित हो सकती है। लेकिन जब हमारे यहाँ नए तरीके का ज्ञान आया तो हमारा समाज अलग तरीके से प्रेरित हुआ। महिलाओं के अधिकार पर बात हुई, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अधिकार पर बात हुई, दलितों के अधिकार पर बात हुई, यानी मनुष्य जो है समाज से प्रेरणा लेता है और इसके साथ ही जो हमारे निर्णय हैं, जो कार्यकलाप हैं वो हमारे ज्ञान से प्रभावित होते हैं, ज्ञान पर आधारित होते हैं। यानी कि आप क्या डिसीजन लेंगे ये डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी है। जिस तरह की आपकी नॉलेज होगी वैसा ही आप डिसीजन ले लेंगे। इसके साथ ही आचार परक भूगोल पर उन तथ्यों का प्रभाव पड़ा। देखिए कुल मिलाकर के यहाँ पर यह कहा गया है कि ये जो आपका बिहेवियरल ज्योग्राफी है ये सामाजिक समस्याएं, प्राकृतिक संकट, इन सभी के ऊपर काम करता है, इन सभी की स्टडी करता है, यानी कि काफ़ी कुछ ये आप कह लीजिए जो मनुष्य की समस्याएं हैं उनको सुलझाने में असरदार है। और जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है ये क्या कहती है कि जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, तो मानव गुणों का प्रभाव स्थानीय और प्रादेशिक समस्याओं को हल करने में सहायक होता है। जो अलग अलग मनुष्य हैं उनके जो गुण हैं, उनके अंदर जो कह लीजिए कि एक तरह से उनकी नॉलेज, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो उनके डिसीजन हैं उसके आधार पर हम प्रादेशिक समस्याओं को, स्थानीय समस्याओं को सुलझा सकते हैं, या कह लीजिए उनके डिसीजन इन समस्याओं को सुलझाने में सहायता करते हैं। तो इससे शोधकर्ता को सामाजिक समस्याओं को समझने और हल करने का अवसर मिला है। तो एक नए तरीके से रिसर्च हो पाई है, यानी मनुष्य किस तरह से अपनी समस्याओं को सुलझाता है, किस तरह से डिसीजन लेता है, उसके बिहेवियर को लेकर के रिसर्च होने लगी है। तो एक नए तरह की अप्रोच सामने आई है। अब देखिए जो हमारी बिहेवियरल ज्योग्राफी है इसके जो विरोधाभास हैं, जो आलोचनाएं हैं उसको भी देख लेते हैं। तो दो देख लेते हैं आलोचनाएं। पहली कि आचरणवाद भौगोलिक समस्याओं की सही से व्याख्या नहीं कर पाता, यानी जो बिहेवियरल ज्योग्राफी है ये एक्चुअल में जो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी सही व्याख्या नहीं कर पाती। ये वर्णनात्मक टाइप की है, यानी कि ये डिस्क्रिप्टिव है, व्याख्यात्मक नहीं है।
इसके साथ ही आचरणवाद में व्यक्ति विशेष की किसी इंडिविजुअल की मनोस्थिति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है और उसके व्यवहार पर कम, क्योंकि ये मैंने बताया आपको साइकोलॉजी से ही आई है कहीं ना कहीं। तो व्यक्ति विशेष किस तरह से सोच रहा है, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, इस चीज़ पर ये ज़्यादा ध्यान देती है। तो ये देखिए हम लोगों ने बिहेवियरल ज्योग्राफी की जो मेन चीज़ें थी उनको देख लिया है, और जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था आई थिंक आपको एकदम ही क्लियर हो गया होगा।